Welcome students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about some PYQs. तो इसमें है मैं कुछ फैमिली स्टडीज से रिलेटेड PYQs लेके आई हूँ और कुछ आपके यहाँ पर यूनिट 1 के भी टॉपिक्स हैं. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद सम PYQs. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो यहाँ पर मैंने पहले आपको डोमेस्टिक वायलेंस का पढ़ाया था. तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में कौन सा ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक वायलेंस का? क्या वुमेन गिव्स अप राइट टू रिजाइड विद हस्बैंड? क्या जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहती है? वुमेन हैज राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस विद हस्बैंड? क्या उसको राइट है, पूरा पूरा हक है अपने हस्बैंड के साथ उस घर को शेयर करने के लिए? वुमेन कैन नॉट हैव राइट टू शेयर हर हैव राइट टू हर स्त्रीधन? क्या उसको स्त्रीधन का राइट नहीं है? फोर्थ इज हस्बैंड कैन एंटर हिज वर्क प्लेस. तो हस्बैंड कैन नॉट एंटर आएगा, यहाँ पर कैन तो आएगा ही नहीं. ये वाला आंसर क्या हो गया, यहाँ पर रोंग हो गया. तो यहाँ पे व्हाट वुड बी द आंसर? वुमेन हैज राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस विद हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करके रह सकती है. तो ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का? कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट ना हो और यहाँ पे जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड के साथ सारी चीज़ें, जो जितना उसके हस्बैंड का हक है उतना ही उसकी वाइफ का भी हक हो. तो ये था डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो कि आया था 2005 में, लेकिन इनैक्ट कब हुआ? तो 2006 में. Now which helpline number can be reached to lodge a complaint against domestic violence? तो मैंने आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी बताए थे कि किस चीज के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर यूज होता है. तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का जो हेल्पलाइन नंबर था दैट इज 181. तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस इज 181. Now coming to the next question, question number 3. Which of the following principle related to the community education are correct? यहाँ पर कम्युनिटी एजुकेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल करेक्ट है? फर्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट. तो जब भी हम कम्युनिटी एजुकेशन की बात करते हैं उसमें क्या है, हमें कम्युनिटीज को क्या करना है, एजुकेट करना है. उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए गए थे जिसमें क्या होता है, हम कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं प्रॉपर, ताकि लोगों में क्या आ सके, अवेयरनेस आ सके. तो उसी को लोगों को अवेयर करने के लिए क्या है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए. उसमें बताया गया कि जो पेरेंट्स है एक कम्युनिटी में उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसी एजुकेशन उनको देनी है. तो इस तरह के सभी प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए ताकि जो पेरेंट्स है उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके और वो अवेयर हो सके. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के? फर्स्ट प्रिंसिपल लीडरशिप डेवलपमेंट, क्योंकि जब कम्युनिटी एजुकेशन आएगी तो लीडरशिप डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीडरशिप के बारे में पता चलेगा. यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा. एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन टू बी शेयर अक्रॉस एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो भी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसके बारे में पता लगेगा. और ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दैट आर रिलेटेड विद द community education. Leadership development, maximum utilization of available resources, access to public information to be shared across agency and organization. So coming to the fourth question, which parenting style can be characterized as? कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है? मैंने पेरेंटिंग स्टाइल का यहाँ पर सेशन पहले भी दिया है. तो यहाँ पे कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट प्लेस्ड वैल्यू ऑन ओबीडियंस एंड फेवर punitive punishment in order to exert control over the children? तो ऐसी कौन सी पेरेंटिंग है जिसमें जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को पनिश करते हैं, उनको क्या करते हैं, जो उन्होंने रूल सेट कर दिया वो रूल उन बच्चों को फॉलो करना होता है. तो ऐसी कौन सी पेरेंटिंग होती है? ऐसी पेरेंटिंग होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें क्या है, यहाँ पर जो रूल सेट हो गए वो ही उनको मानना पड़ता है. जैसे मैं यहाँ पर 4 टाइप की पेरेंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो होता है ऑथोरिटेटिव. इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं टू वे कम्युनिकेशन होता है. पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके इमोशन को समझते हैं, उनको एक करियर के उसमें उनको वो है गाइड करते हैं, किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं देते और उनको अच्छे से गाइड करते हैं कि उनको करियर में कैसे सक्सेसफुल होना है. तो ये सभी आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में. अथॉरिटेरियन में क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है यहाँ पे चिल्ड्रन पे. अगर कोई ओबे नहीं करता उनके रूल्स गाइडलाइंस को
तो वो उनको पनिश करते हैं। तो ये होता है ऑथोरिटेरियन, जिसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं और अगर बच्चे फॉलो नहीं करते तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चों को मना कर दिया तो मतलब कर दिया, वहाँ पर कोई भी यहाँ पर बच्चा अपने मन की नहीं कर सकता। परमिसिव में क्या होता है, ये भी टू वे कम्युनिकेशन होता है कि बच्चों को उस स्टेज तक गाइड करना जब तक वो क्या होते हैं, एक एडोलेसेंट होते हैं। बाकी जब एडल्ट होते हैं तो उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाती है कि वो खुद के डिसीजन ले सके, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह की पेरेंटिंग होती है परमिसिव। इंडल्जेंट या फिर अनइन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, इंडल्जेंट और अनइन्वॉल्व का मतलब होता है जिसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चों की लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, या फिर आप इसको नेग्लेक्टफुल भी बोल सकते हो। मतलब इसमें कोई भी पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं होता बच्चों की लाइफ में। तो ऐसे पेरेंटिंग को हम बोलते हैं अनइन्वॉल्व या फिर नेग्लेक्टफुल, जिसमें बच्चा जो है वो क्या है, अपने आप ही डिसीजन अपने लेता है, उसमें पेरेंट्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसको नेग्लेक्टफुल भी बोलते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज, विच आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड टू बी सेट अप अंडर द जुवेनाइल जस्टिस। कौन कौन सी यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो कि जुवेनाइल जस्टिस जो है, केयर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2000 में, इसमें कौन सी यहाँ पर बॉडीज जो है वो सेट हुई थी। काउंसिल फॉर राइट ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड, एंटीनेटल क्लिनिक या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, काउंसिल फॉर राइट्स। यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी उसमें काउंसिल फॉर राइट्स नहीं था। ऑब्जर्वेशन होम्स था, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस का एक्ट आया था उसमें था कि हमें क्या है, विमेन एम्पावरमेंट, जस्टिस प्रोवाइड हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पे काउंसिल फॉर राइट इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होम था, यहाँ पे जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड था, और चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटीज जो थी वो स्टैट्यूटरी बॉडीज थी जो कि चाहिए थी एक इस वाले एक्ट को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सी एंड ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था यहाँ पे किससे रिलेटेड, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था उसमें कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज चाहिए थी अगर हमें ये एक्ट जब सेटअप हुआ। तो यहाँ पे काउंसिल फॉर राइट, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सी एंड ई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, authoritative parenting is a style authoritative parenting style is democratic rational approach in which children's rights are respected। तो जो आपका ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक है, रेशनल अप्रोच है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों का समझा जाता है, पेरेंट्स समझते हैं अपने बच्चों को, जहां पर बच्चों के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है, ए डेमोक्रेटिक एंड रेशनल अप्रोच इन पेरेंटिंग में लीड टू चिल्ड्रन नॉट रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स। क्या यहाँ पर अगर हम रेशनल और डेमोक्रेटिक अप्रोच अपने बच्चों के साथ रखेंगे, क्या बच्चे उसका गलत फायदा उठाएंगे, क्या वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता, रीजन यहाँ पर गलत है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग का मतलब ही यही है कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत पेशेंस से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उनको पनिश नहीं करते उनके मिस्टेक के लिए। इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो सही हो जाएगा, बट रीजन क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, मींस असर्शन इज राइट पर रीजन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन विच इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे, यहाँ पर फैमिली के टाइप दे रखे हैं जिसमें नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली है, चाइल्डलेस फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। तो इसमें हमें स्टेजेस को मैच करना है। यहाँ पर कुछ कोड्स भी गिवन है, तो इन कोड्स में सबसे पहला आएगा यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ से हम कोड्स भी देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल न्यूक्लियर, यहाँ पर देखो नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली है, चाइल्डलेस फैमिली है। तो यहाँ पर अगर मैं कोड की बात करूँ तो ये सारा कोड गिवन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट से कर सकते हैं, जो नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली होते हैं जो बिल्कुल सेपरेट होती है, उसमें बिगिनिंग स्टेज होती है, एक्सपेंड करता है, देन कॉन्ट्रैक्ट फैमिली बनती है। तो न्यूक्लियर का मैच हो गया बिगिनिंग से। अब यहाँ पर ए के जो है वो 2 पार्ट है, अच्छा ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। नाउ यहाँ पे देयर आर 3 पार्ट्स। अब हम बी को मैच करते हैं, तो बी में क्या आएगा, यहाँ पर चाइल्डलेस फैमिली। तो यहाँ पे चाइल्डलेस फैमिली में क्या होता है, जिसमें बच्चा नहीं होता,
अभी सिर्फ क्या है, तो कपल होंगे, तो उसमें होगा बिगिनिंग स्टेज कंटिन्यू, जिसमें चाइल्ड, अगर जो बिगिनिंग स्टेज है चिल्ड्रन की वो कंटिन्यू हो जाती है, मतलब यहाँ पे बेबी प्लानिंग होती है, जब बच्चे आते तो बिगिनिंग स्टेज होती है। अब यहाँ पर किससे मैच हुआ, ये फिफ्थ से। नाउ यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब देयर आर 2 ऑप्शन लेफ्ट। नाउ अब हम सी की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड और फर्स्ट। तो यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। यहाँ पर है सिंगल पेरेंट फैमिली विद अडॉप्टेड चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिली है लेकिन उसने चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडेड स्टेज तो नहीं आएगा क्योंकि उसने अडॉप्शन किया है, तो एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या आएगा यहाँ पर, एक्सपेंडिंग स्टेज कंटिन्यू, क्योंकि एक्सपेंड होता रहता है जॉइंट फैमिली का, तो ऐसे करने थे मैच द फॉलोइंग। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली है उसमें क्या आ जाएगा, बिगिनिंग स्टेज विद, नहीं यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली। ओनली 5 ऑप्शंस आर देयर ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला नेग्लेक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिया हुआ। तो ये इस तरह से होएगा, जो नॉर्मल नॉर्मल जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें बिगिनिंग, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली, चाइल्डलेस में बिगिनिंग स्टेज कंटिन्यू, सिंगल पेरेंट में एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली, जॉइंट फैमिली में यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिंग स्टेज कंटिन्यू, और एक्सटेंडेड फैमिली में कौन सा आएगा यहाँ पर, बिगिनिंग स्टेज विद एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 8th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको, जून 2018 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, हिंदू मैरिज एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। तो इसको क्या करना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब जो सबसे पहले आया था उसको आपको पहले लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया था हिंदू मैरिज एक्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख लो, ये और ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, दिस वन ऑल्सो डिलीटेड। नाउ डी ऑप्शन हिंदू मैरिज एक्ट। उसके बाद यहाँ पर आया था प्री कंसेप्शन और प्री नेटल से पहले आया था डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें हमें क्या करना है, डोरी दहेज नहीं लेना प्रोहिबिट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले सी लिखा हुआ है। तो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल जो है वो बाद में आया था। पहले यहाँ पर आया था हिंदू मैरिज एक्ट, फिर आया डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर आया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, देन प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, एंड एफ में आया था द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि एकदम एंड में आया था। तो ये जून 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको जितने भी एक्ट आए थे इनका ईयर याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में सबसे पहले एक्ट आया है और एंड में कौन सा आया है। सो कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्क्राइब वुमेन डिसएडवांटेज पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव थॉट्स। तो यहाँ पर क्या है, जो रिसर्च है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो क्या डिस्क्राइब करती है कि वुमेन डिसएडवांटेज पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव थॉट, क्योंकि वुमेन में पहले क्या होता था, ज्यादा रिप्रोडक्टिव बॉडी का जो नॉलेज है वो नहीं होता था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो रिसर्च की गई उसमें पाया गया कि वुमेन जो है आज भी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। तो ये असर्शन सही है। रीजन क्या है इसका, नोशन ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर आउटकम ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन विच शेप सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो यहाँ पर मैस्कुलिन मैन का और फेमिनिन का क्या है, फीमेल। तो यहाँ पर क्या है, जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है वो शेप करती है एक रिप्रोडक्टिव राइट को। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे असर्शन रीजन में देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, सिंगलहुड एज अ ट्रेंड हैज राइजन कंसिडरेबली इन रीसेंट ईयर्स।
क्या यहाँ पर सिंगलहुड मतलब जो आपका सिंगल पेरेंट फैमिली है या फिर जो आप सिंगल पेरेंट है या जो अकेले रहते हैं, क्या वो इंक्रीज होता जा रहा है कुछ सालों में? नहीं, क्योंकि आजकल हमें जॉइंट फैमिली भी देखने को मिलती है और न्यूक्लियर फैमिली भी देखने को मिलती है। रीजन क्या है यहाँ पर? वुमेन विद हाई स्टेटस करियर, लेटर मैरिज एंड हाई डाइवोर्स रेट हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिमेन सिंगल। क्या वुमेन जिनके पास अच्छा करियर है, शादी लेट हो रही है या फिर डाइवोर्स रेट उनका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या वो सिंगल रहते? नहीं, ये सारे रीजन नहीं है सिंगलहुड के, क्योंकि सिंगलहुड में या तो उनका डाइवोर्स होगा या डेथ हो जाएगी किसी पर्सन की। तो यहाँ पे बोथ जो है असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन मैच द फॉलोइंग है। तो आईसीडीएस यहाँ पर कब आया था? आईसीडीएस आया था 1975 में। तो यहाँ पर आप इससे मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे तो आईसीडीएस का सारा ही क्या है? सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? ऐसे जो मैं क्वेश्चन है ना ये आते हैं एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब आया था? स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर आया था 2014 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या मैच करा? स्वच्छ भारत अभियान को हमने मैच किया 5th नंबर से। तो यहाँ पर अब देखो 2 और 5 ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए, तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। 3 में भी सेम है, तो ऑप्शन 3 क्या है? यहाँ पर सेम है, जो कि सर्व शिक्षा अभियान था, जो कि आया था 2001 में। अब यहाँ पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये वाला ऑप्शन बचा है, तो ये वाला ऑप्शन किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा कि फोर्थ में आएगा, ये हमें बताना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था 2015 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2015 वाला, जो कि था ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे यहाँ पर क्या करना है आपको? एलिमिनेशन मेथड यूज करके मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आईसीडीएस 1975 में आया था, इसका मतलब क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चिल्ड्रन के लिए थी ये, जो कि 1975 में आया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज इन 2015। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली फंक्शन एज अ सिस्टम। क्या एक फैमिली कंप्लीट सिस्टम की तरह एक्ट करती है? करेक्ट। रीजन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ पार्ट कोऑर्डिनेटेड टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ गोल्स। क्या सब में क्या है? एक गोल सेट हो जाता है और फिर सब क्या करते हैं? एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे कौन सा पेरेंट एजुकेशन का प्रोग्राम था? ये मैंने पढ़ाया था, जिसको हम बोलते हैं स्टेप, मतलब सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। यहाँ पर एक ये एजुकेशन दी जाती है कि बच्चों को कैसे पेरेंटिंग हो सकती है। मैंने जब पेरेंटिंग पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो ये जो पार्ट है ये भी उसी का ही है कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। जैसे मैंने अथॉरिटेरियन, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल पढ़ाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? पेरेंट एजुकेशन में पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे इफेक्टिव पेरेंटिंग करनी है। तो यहाँ पर स्टेप आया था, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक इंक्लूड। यहाँ पे पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है फोकस ऑन द बिग स्टफ। क्या यहाँ पे एक पॉजिटिव पेरेंटिंग हो रही है तो आप क्या कर रहे हो? कोई भी जैसे इश्यू आ गया घर में तो उस पे फोकस करना। टीच एम्पैथी, अपने चिल्ड्रन को एम्पैथी के बारे में पढ़ाना। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रम्प एंगर, मतलब गुस्से को हटाना, मतलब गुस्से को क्या करना? कंट्रोल करना, उसके बारे में सिखाना। लिसन टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सुनना। बिलीव इन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर भरोसा करना। तो ये सभी पेरेंट पॉजिटिव पेरेंटिंग के ही पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी डी एंड ई, मतलब ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पर सारे ही पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव पेरेंटिंग से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया था 2005 में, इसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये जो एक्ट है वो क्या क्या बताता है। सीक टू इंश्योर सिविल रेमेडी टू द विक्टिम, कि जो विक्टिम है उसके लिए कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या है, इम्प्रीजमेंट बताया था मैंने, फाइन लगाया जाए जो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करता है, या फिर उसको जेल भी यहाँ पर हो सकती है। नो प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम, क्या कोई भी विक्टिम के केस में प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता, प्रोवाइड किया जाता है। ए वुमेन कैन क्लेम राइट टू हर स्त्री धन, क्या वो अपने स्त्री धन को, स्त्री धन का जो उनका राइट है वो उसको क्लेम कर सकती है? हाँ, जरूर कर सकती है। ए वुमेन लॉसेस राइट टू रिसाइड विद हर हस्बैंड, कि वुमेन के पास राइट नहीं रहता कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बाद, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। स्टेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर विक्टिम, तो विक्टिम के लिए यहाँ पे ऑफिसर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए, सी एंड ई वुड बी द करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, उसमें कुछ यहाँ पर एक्ट ने क्या बताया था कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसको इम्प्रीजमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है अप टू 20 लाख, और यहाँ पर एनजीओ में जो वुमेन है उनकी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द, जो वो है आपका विमेन जिस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे एनजीओज में उनको आप प्रॉपर शेल्टर, फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन करी जाती है, और उनको पूरा राइट रहता है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, जो भी उस हस्बैंड के राइट है घर में उतना ही उस वुमेन के भी राइट्स होते हैं। तो ये कुछ पार्ट था प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आता है एक्ट से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जो कि फैमिली स्टडीज से रिलेटेड पीवाईक्यूज थे। इसी तरह के पीवाईक्यूज में और लेके आने वाली हूँ आने वाले सेशन में। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।